नमस्कार बच्चों, मैं हूं अर्जुन प्रताप सिंह राणा और आज मैं एक बार दोबारा फिर से आपका स्वागत करता हूं कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती के लिए। जो कविता हमने बच्चों पिछली कक्षा में पढ़ी थी निसर्ग वैभव, उसी कविता के पाठ्य पुस्तक स्वाध्याय को हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। रचनाकार है सुमित्रा नंदन पंत। तो ये रहा स्वाध्याय। स्वाध्याय से आपको ये फ़ायदा होता है बच्चों कि जो उत्तर आप खुद से लिख नहीं पा रहे हैं तो यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझाऊँ कि प्रश्न का उत्तर क्या होगा और जो उत्तर है वो क्यों होगा। तो आप इन प्रश्नों को अपने नोटबुक में उतारिए और अभ्यास करते रहिए। ऑनलाइन पढ़ाई का समय है बच्चों, हम पढ़ा सकते हैं लेकिन लिखने का काम आपको खुद करना होगा, तभी आपका अभ्यास मजबूत हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दिया जाता है सामने परीक्षा में, सामने गद्यांश पद्यांश यानी पोयम पैसेज दिया जाएगा और उसके संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर आपको हल करना है। तो कविता सामने होती है और आपको प्रश्न दिए से उत्तर ढूंढने होते हैं। बड़ा आसान प्रक्रिया है, बड़ी आसान सी प्रक्रिया है। रट्टा नहीं मारना है, समझना है। जितना अच्छी तरह से आप कविता को समझेंगे, उस कविता को अच्छी तरह से समझने के लिए अब मेरे कविता की वीडियो को वापस देखिए, समझिए और फिर प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, संजाल पूरा करना है। कविता में आए प्राकृतिक घटक, 4 घटक पूछे गए यहाँ पे। बच्चों प्राकृतिक घटक का मतलब क्या होता है? जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, जो प्रकृति में पाए जाते हैं नेचुरली। और ये पूरी कविता जो है नेचर पर ही है, तो नेचर में क्या क्या पाए जाते हैं यहाँ पे 4 पूछा है। आप तो 10, 12, 15, 16, 18 शब्द दे सकते हैं यहाँ पे। जैसे प्रकृति में प्राकृतिक घटक क्या क्या है? पुलकित तृणदल, पुलकित तृणदल, तृणदल यानी घास, तिनकों का दल। तो ये प्रकृति है ना, प्राकृतिक है। ओके, ह्यूमन मेड नहीं है, प्रकृति द्वारा बनाई गई है। तितलियाँ प्राकृतिक है। गिरि शिखर यानी पर्वतों का जो पीक है, शिखर है, टॉप है। फूलों की ज्वालाएं, फूलों की ज्वालाएं का मतलब फूलों का जो रंग है, जो रोशनी है, जो रंग दिख रहा है वो। तो ये यहाँ पे शब्द दिए गए। बाकी बहुत सारे शब्द, अनिल, अनिल यानी हवा, वो आप लिख सकते हैं। वन, भू, वन यानी जंगल, भू यानी पृथ्वी धरती, वो आप लिख सकते हैं। मधुकर दल यानी भौरों का जो दल है, ग्रुप है, वो आप लिख सकते हैं। कोई भी प्रकृति की बनाई हुई चीज़, और पूरी कविता प्रकृति पर है। 4 पूछे थे, हमने लिख दिए। आगे है, कविता की पंक्तियों को उचित क्रमानुसार लिखकर प्रवाह तख्ता पूर्ण कीजिए। मतलब यहाँ पे 4 लाइन दी गई है। परिचित मरकत आंगन में, अभिशापित हो उसका जीवन, अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल और निश्चल तरंग से स्तंभित। तो ये बड़ा आसान है बच्चों, कविता आपके सामने होता है। ये यहाँ जो पंक्तियां दी हैं कविता की स्क्रीन पर, ये उल्टी सीधी दी हैं, आपको सीधे लगाना है, बस हो गया। तो आपको पता ही है, आप कविता आपको याद है, याद तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि सामने आपके पैसेज है, वहाँ पे आप देखिए। और जो प्रवाह तख्ता है, प्रवाह तख्ता मतलब इस तरह से एक तख्ता बनाना और उसके अंदर ये लिखना। तो सबसे पहले क्या आता है उसमें? अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल। अगर आप कविता पढ़ेंगे तो देखिए पहले ये लाइन आती है, उसके बाद वाली जो लाइन आती है निश्चल तरंग से स्तंभित, फिर अगली लाइन आती है निश्चल तरंग से स्तंभित, और उसके बाद आती है परिचित मरकत आंगन में, और फिर कविता के अंत में अंतिम पैराग्राफ में लाइन आती है अभिशापित हो उसका जीवन। तो प्रश्न में लाइन ऊपर नीचे कर दी गई थी, उत्तर में हमको सीधे सीधे लिखना है। कविता सामने खाली लिखना है, कोई रट्टा नहीं मारना है। 2 नंबर के आते हैं, 2 नंबर पूरे आपके हो जाते हैं बच्चों परीक्षा में। फिर है जोड़ियाँ बनाई, यानी मैच द कॉलम, गलत और सही शब्दों की। ये भी कविता के आधार पर है, कुछ भी याद नहीं करना है। और जो वर्ग है उसमें विषण, क्षुद्र, मनुज, विश्व दिया है, उससे मैच करता हुआ हम ब वर्ग बनाना है। तो मैंने यहाँ पे उत्तर में लिखा गया है विषण। तो विषण प्रकृति या विषण चेतना, विषण जीवन, विषण अहंता। कविता की पंक्तियाँ आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाता है। देखिए यहाँ पे कविता की पंक्ति में आया था ना, वो लाइन आई थी कि ईश्वर का प्रतिनिधि नर, अभिशापित हो उसका जीवन। ने उसके ऊपर वाली कविता में आया था कि चेतन जगत में क्या कारण रहता अहरह जो, विषण जीवन मन का संघर्षण। तो जी हाँ, विषण क्या है? जीवन। फिर क्षुद्र, यहाँ पे कविता की पंक्ति में आया था कि अभिशापित हो उसका जीवन, लगता अपनी क्षुद्र अहंता ही में। तो क्षुद्र अहंता यानी अहंकार। देखिए सीधी सीधी लाइन है। मनुज, मनुज प्रकृति, मनुज प्रकृति का करना फिर, न विश्लेषण संश्लेषण। तो मनुज हो गया प्रकृति, फिर अंत में बचा है विश्व, विश्व हो गया चेतना। यानी ये पूरा विश्व एक परिवार है, पूरी वसुधा एक परिवार है। उत्तर देखिए कितना आसान है, इसमें भी 2 अंक आपको पूरे मिल जाते हैं। विधानों के सामने सत्य असत्य लिखने, ये भी कोई रट्टा तो मारना नहीं। कविता सामने है, वहाँ पे सही वाक्य दिया है, आपको देखना है कि वाक्य सही दिया है कि नहीं। सांझ वनों में संध्या वंदन करके छिपकर सो जाती है। सांझ यानी शाम,
तो जंगल में शाम को छिपकर सो जाती है, कविता में लाइन आई थी ना, तो जी हाँ सत्य। गिलहरियाँ कोमल पेड़ों को कुतरती हैं, कोमल पेड़ों को कुतरेंगी या वो फलों को कुतरेंगी, तो असत्य होगा, पेड़ तो नहीं कुतर सकती छोटी सी गिलहरी। रवि की कोमल किरणों में गुथी छायाएं लंबे ताड़ों पर पड़ रही हैं, कोमल किरणें जो हैं ताड़ों के पेड़ पर पड़ रही हैं, तो ये सत्य है। उसके बाद है वन पशु प्रसन्न नहीं लगते, अरे वन ही तो प्रसन्न है, पशु तो प्रसन्न है, मनुष्य को पता नहीं क्या हो गया, तो ये असत्य है कि वन पशु प्रसन्न नहीं लगते, गलत, वही प्रसन्न है। मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य परेशान है, उसे अपनी परेशानी दूर करनी होगी। प्रश्नों के उत्तर लिखे। कवि को क्या याद आता है, मतलब ऐसे क्षण में जब पूरी प्रकृति को देख रहा है तो कवि क्या याद करता है, तो वो याद करता है कि जड़ संसार इतना सुंदर है, जड़ जग इतना सुंदर जब, चेतन जग में क्या कारण, रहता अहरह जो, विषण्ण जीवन मन का संघर्षण। ये पंक्ति है, तो उसको आपको अपने शब्दों में ढाल के लिखना है कि मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन चिंता और संघर्ष क्यों छाया रहता है। बच्चों, कविता की लाइन पूरी की पूरी आप लिख देते हो, आपको लगता है अंक मिल जाएंगे, लेकिन वो सही नहीं होता, आपको उन पंक्तियों को समझा कर लिखना होता है। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, कवि को क्या याद आता है, ये अपनी सामान्य भाषा में पूछा गया प्रश्न है, तो उसी भाषा में जवाब देना जरूरी है। कविता की लाइन आप नहीं उतार सकते। कवि के अनुसार मनुष्य का जीवन अभिशापित क्यों हो गया है, वो परेशान क्यों हो गया है, तो उसको अहंकार हो गया, वो सीमित हो गया, केंद्रित हो गया है। तो मनुष्य अपने तुच्छ अहंकार में सीमित और स्वकेंद्रित हो गया है, इसीलिए उसका जीवन कर्स वाला हो गया है, वरदान नहीं, कर्स उल्टा हो गया है। कविता द्वारा प्राप्त संदेश। बच्चों, जब मैंने कविता पढ़ाई थी तो संदेश मैंने आपको बताया था, एक बार फिर यहाँ पे रिपीट करता हूँ, इसे अपनी नोटबुक में आप लिखिए कि कविता से हमें संदेश मिलता है कि मनुष्य को अपने व्यवहार का विश्लेषण करना होगा कि क्यों हमेशा वो चिंता में रहता है, क्यों संघर्ष करता रहता है, क्यों उसकी ज़िंदगी आसान नहीं है, सिंपल नहीं है, सरल नहीं है। मनुष्य इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, बुद्धिमान है, भगवान ने उसे बुद्धि दी है, कल्पना दी है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के प्रयोग के कारण वो गुफाओं और जंगलों में रहने वाला मनुष्य आज सो कॉल्ड सिविलाइज्ड हो गया है ना, चांद पर पहुंच गया है, मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी कर रहा है, न जाने पूरे ब्रह्मांड को ढूंढना चाहता है, जानना चाहता है, और प्रयास बढ़ रहे हैं। इतना दिमाग, इतनी बुद्धि, इतना सब कुछ होने के बाद भी मनुष्य क्यों दुखी है ना। कवि इसका कारण बताते हुए कहते हैं, संदेश देते हुए, कि मनुष्य को अपनी इस केंद्रीयता यानी मतलब उसके अपने सेल्फिशनेस से बाहर आना होगा, उसे अपने आप को छोड़ के आत्मा को छोड़कर परमात्मा की तरफ जाना होगा, अहम को छोड़कर परोपकार की तरफ देखना होगा, अंदर को छोड़कर बाहर की तरफ देखना होगा, केंद्र से बाहर निकलना होगा, अहंकार छोड़ना होगा, और इस भावना को समझना होगा कि वसुधा एक कुटुंब की तरह है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना उसे अपनानी होगी, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। यही संदेश है कि मनुष्य तू भी खुश रह, परेशान ना हो। बच्चों, इसी पाठ में भाषा बिंदु आया है कि मुहावरे कहावत में अनुपयुक्त शब्द काटकर, मतलब मुहावरा दिया है उसमें गलत शब्द इस्तेमाल कर दिया है, तो आपको सही शब्द करना है। जैसे टोपी पहनना, तो टोपी पहनना ये मुहावरा नहीं है, टोपी पहनाना। रमेश ने मुकुल को टोपी पहनाई, टोपी पहनाई का मतलब वो टिपिकल टोपी पहनाने नहीं, मतलब उल्लू बनाया। तो यहाँ पे टोपी पहनना गलत शब्द है, हमको उसको सही करना है, तो वो है टोपी पहनाना, है ना। कमर बंद करना, कमर बंद करना होता है बच्चों, कमर बंद करते हैं आप लोग आप खुद ही याद कीजिए कि कमर बंद करते हैं कि बोलती बंद कर देते हैं, कि मैंने उसकी बोलती बंद कर दी। तो कमर बंद करना नहीं, बोलती बंद करना होता है। उसके बाद लिखा है गेहूं गीला होना, कभी सुना आपने गेहूं गीला होना? गरीबी में आटा गीला होना सुना होगा, गेहूं तो नहीं गीला, आटा गीला होना। आटा जब गीली हो जाती है बच्चों, तो उसमें रोटी, मतलब गीला करके आटा बनाते हैं, आटे की रोटी बनाते हैं, लेकिन एकदम ज़्यादा गीला हो गया, पानी ज़्यादा पड़ गया, तो फिर आटा मतलब इतना गीला हो जाता है कि उसे आप बना नहीं पाते रोटी, उसी को कहते हैं गरीबी में आटा गीला होना। उसके बाद है नाक की किरकिरी होना, नाक नहीं आँख की किरकिरी होना, मतलब आँखों में ना चुभना, पसंद ना आना, हरकतें जो सामने वाले की हरकतें पसंद नहीं आती, तो आँखों की किरकिरी, ऐसे उसको कहते हैं। धरती सर पर उठाना, नहीं, धरती कोई सर पर नहीं उठाता, आसमान सर पर जरूर उठाते हैं, यानी बहुत शोर करना, बच्चे शोर करते हैं ना, तो मम्मी कहती है बच्चों ने आसमान सर पर उठा रखा है, ऐसे। लाठी पानी का बैर, बिल्कुल नहीं, लाठी पानी का नहीं, आग और पानी का बैर होता है। मतलब आग और पानी की दुश्मनी कैसी होती है, आग पानी में पड़ते ही या पानी आग पर पड़ते आग को बुझा देती है, तो वो आग पानी का बैर। फिर रचना विभाग में एक प्रश्न पूछा गया बच्चों यहाँ पे कि दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी लेखन कीजिए। मतलब आपके सामने शब्द दिए होते हैं, उसे उचित शीर्षक भी देना है, सीख भी लिखना। आपको पता ही है क्या है कहानी। देखिए, एक लड़का है, शहर के महाविद्यालय में पढ़ता है, ठीक है, यानी कॉलेज में। छुट्टियों में गांव आता है,
प्रति वर्ष सूखे की समस्या का सामना, उसके गांव में हमेशा सूखे की समस्या रहती है। मन में निश्चय, इस बार वो सोचता है यार बहुत हो गया यार, हर साल देखता हूँ, बचपन से देख रहा हूँ कि हमारे गांव में पानी नहीं है, सूखा पड़ता है, खेती बाड़ी नहीं होती, लोग परेशान होते हैं। तो इस बार उसने मन में निश्चय किया और एक काम करना शुरू किया। लेकिन यही है ना, जब कोई नया काम शुरू करता है तो लोग हंसते हैं। तो यही लोगों का हंसना, बोला कि तू अकेला क्या कर लेगा, कैसे होगा, ये सब होने वाला नहीं है, अगर होता तो अब तक हो चुका होता। पर भाई हो चुका होता, किसी ने किया नहीं इसलिए नहीं हुआ ना, किसी को तो शुरू करना पड़ेगा। तभी एक मित्र का साथ देना, एक मित्र उसकी भावना को समझता है, वो भी परेशान है गांव वालों की इन परेशानियों को देखकर, घर वालों की परेशानियों को देखकर, तो वो साथ देता है। और उन्होंने क्या निश्चय किया था, कुआं खोदना, कि कुआं खोदेंगे जब बारिश कभी होगी। वैसे तो सूखा पड़ा हुआ है, लोग हंसते होंगे, सूखा पड़ा किधर बारिश होने वाली रहती है, कुआं खोद के क्या फायदा। लेकिन कुआं खोदने के बाद जब बारिश होगी और कुएं में पानी भर जाएगा, आज नहीं तो कल, इस साल नहीं तो अगले साल, है ना, तभी तो पानी जमा होगा। जमा नहीं करोगे तो पानी तो बह जाएगा ना। तो जिस दिन बारिश नहीं होगी, बहा हुआ पानी भी नहीं मिलेगा। अगर वही पानी जमा रहता तो मिलता। तो कुआं खोदने का प्रारंभ किया, लोग जुड़ते चले गए, कुआं तैयार होता चला गया। समय ऐसा आया कि बारिश हुई और कुआं पानी से भर गया। तभी लोगों को अक्ल आई, समझ आई, लोग खुश हो गए, है ना, लोग परेशान हो गए। सबकी मिलीजुली मेहनत से कुआं बना बड़ा और सब खुश। इस तरह से जो लोग पहले हंसते थे आज उनकी तारीफ करते हैं, है ना। तो इसमें आपको शीर्षक भी देना, सीख भी देना। शीर्षक है ना टाइटल बच्चों, तारीफ मतलब आप देख सकते हैं कि लड़का, एक लड़का, तो उसका आप नाम रख सकते हैं, जैसे मंगल एक लड़का था, तो आप लिख सकते हैं मंगल की सूझबूझ। या फिर आप लिख सकते हैं शीर्षक टाइटल से परिश्रम का फल, जो भी पाठ से जुड़ा हुआ हो, उन्होंने मेहनत की ना, फिर उनका फल मिला, आज पानी की समस्या खत्म हो गई। उसके बाद शीर्षक ये है कि कोई भी काम असंभव नहीं होता, है ना। अगर आप एक बार संकल्प कर लें, परिश्रम करें, तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है, जैसे कि मंगल ने इस कहानी में किया। तो आप सीख सकते हैं कि संकल्प और परिश्रम से असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता है। हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। कोई भी सीख आप लिख सकते हैं ऐसे। तो बच्चों, इस कविता के प्रश्न उत्तर यहाँ पे खत्म हुए। छोटी कविता थी, पूरक पठन है ये, इसलिए इसमें प्रश्न उत्तर ज़्यादा नहीं होते। ये परीक्षा में 4 अंकों के लिए आते हैं। 2 अंकों का संजाल पूछा जाता है और 2 अंकों का स्वामत पूछा जाता है ना बच्चों। तो ये समाप्त हुआ। अगली कक्षा में अगले वीडियो के साथ, अगले पाठ के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।